हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 39 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 38 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी में किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गंगा ग्राम योजना इसकी शुरुआत उत्तरकाशी में की उमा भारती ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा ग्राम योजना की शुरुआत की और गंगा ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 2 और ग्रामों को शामिल कर लिया गया है और ये 2 ग्राम जो है ये किस जनपद के हैं? उत्तरकाशी जनपद के। इससे पहले राज्य के एकमात्र गांव जो कि माला गांव था, पौड़ी का माला गांव था, एकमात्र गांव को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 नए गांव कौन से हैं? ये उत्तरकाशी जनपद के 2 नए गांव हैं। अब इन गांवों में ध्यान दीजिएगा, जो नए गांव शामिल किए गए हैं, अब इन गांवों में स्वच्छता कार्यक्रम, सुगंध पौध का रोपण, ऑर्गेनिक खेती प्रोत्साहन, तालाब पुनर्जीवन, वर्षा जल संरक्षण, भूजल रिचार्जिंग और विकास के अन्य कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, नमामि गंगे अभियान की बात करें तो नमामि गंगे अभियान 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में शुरू किया गया था। नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया? 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में शुरू किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत किन नदियों को शामिल किया गया है? देखिए, नमामि गंगा योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, इसके अलावा गंगा नदी और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। इन 4 नदियों को शामिल किया गया है नमामि गंगे योजना के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, इस विभाग के तहत राज्य में पर्वतीय विकास विभाग के तहत गठित दोनों मंडल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, दोनों मंडलों के विकास निगम पर्वतारोहण तथा पथारोहण, एक तो पर्वतारोहण दूसरा पथारोहण, दोनों मंडलों के विकास निगम पर्वतारोहण तथा पथारोहण के प्रचार प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। यानी पर्वतीय विकास विभाग जो है ये किससे? पर्वतारोहण तथा पथारोहण से संबंधित विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र योजना वर्ष 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई। देखिए, पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पर्यावरण मित्र योजना जो है ये वर्ष 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर।
तो पर्यावरण मित्र योजना जो है ये वर्ष 2006 में सर्वप्रथम श्रीनगर में शुरू की गई। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यह योजना पर्यावरण मित्र योजना कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित है पर्यावरण मित्र योजना, और यह योजना सर्वप्रथम श्रीनगर के अधिकारी हरक सिंह रावत के द्वारा वर्ष 2006 में शुरू की गई। वर्ष 2006 में हरक सिंह रावत के द्वारा इसको शुरू किया गया, और इस योजना के तहत शहर में जगह जगह ट्रॉली रिक्शा युक्त पर्यावरण मित्र तैनात किए गए, जो घरों से निकलने वाले जैव व अजैव कूड़े को अलग अलग उठाते हैं। और इस योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। एकत्र किए गए जैविक कूड़े से खाद बनाया जाता है, जबकि अजैविक कूड़ा जो है, अजैविक कूड़े को रिसाइकलिंग हेतु बेच दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए आज की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस, तो जल्दी से इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं आज की सीरीज़ में, तो एंड तक आप सभी लोग बने रहिएगा और जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रात को 8 बजे, तो आप इस सेशन को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट देखिए, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए देहरादून का जो राजपुर नहर है, राजपुर नहर कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, और इस नहर का निर्माण किसने करवाया, रानी कर्णावती ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी। रानी कर्णावती को नागकटनी रानी के नाम से जाना जाता है। देहरादून का करनपुर, ध्यान रखिएगा, देहरादून का जो करनपुर गांव है ये किसने बसाया था, रानी कर्णावती के द्वारा ये बसाया गया था। रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटियों के बीच स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनला दर्रा। दारमा व ब्यास घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है, सिनला दर्रा। देखिए लाजपत दर्रा की बात करें तो लाजपत दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है आपका लाजपत दर्रा। सुंदर ढूंगा दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, ये बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। बागेश्वर और चमोली के बीच है सुंदर ढूंगा दर्रा। और कालिंदी दर्रा जो है ये उत्तरकाशी व चमोली को जोड़ता है। तो ये सारे दर्रे आपको ध्यान में रखने हैं, नोट डाउन जरूर कीजिए इन दर्रों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, डब्ल्यू फिनले। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर डब्ल्यू फिनले था। ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर था ये डब्ल्यू फिनले, जो 1943 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक पद पर बना रहा, कमिश्नर के पद पर बना रहा ये 1943 से 1947 ईस्वी तक। कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 से लेकर 1948 ईस्वी तक के एल मेहता जो हैं ये कुमाऊं कमिश्नर के पद पर रहे। और पी विरनम की बात करें, पी विरनम ये असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। और स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, ये थे कैंपबेल।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए गए हैं, इनको नोट जरूर कीजिए आप। आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो स्टेट लेवल का, उत्तराखंड का, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल किस गढ़वाल नरेश को बनाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल किस गढ़वाल नरेश को बनाया गया? तो ये गढ़वाल नरेश था नरेंद्र शाह। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल गढ़वाल नरेश नरेंद्र शाह को बनाया गया था। देखिए, नरेंद्र शाह ये 1913 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा और इसकी संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपालिया। संरक्षिका जरूर ध्यान रखिएगा, किस राजा की कौन सी संरक्षिका थी, ये आपको ध्यान में रखना है। राजमाता नेपालिया जो हैं ये नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। नरेंद्र शाह ने राज्य में भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किया था। भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश नरेंद्र शाह ने। इसने शेर शाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण भी कराया था। देखिए, वर्ष 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बरा व बेगार ये क्या थी? ये प्रथाएं थी, कुप्रथा थी। तो वर्ष 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्ष 1920 ईस्वी में ही इसने एक कृषि बैंक की भी स्थापना की। वर्ष 1921 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी में प्रथम बार जनगणना भी करवाई थी। तो बहुत सारे कार्य किए अपने शासनकाल में नरेंद्र शाह ने। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जो लोग आगामी उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तराखंड के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप सभी लोग, पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से। अगला देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ हुई थी? तो कुमाऊं में बताना है आपको कि सर्वप्रथम कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी खेती इनमें से प्रारंभ हुई थी। तो कौन सी इनमें से जड़ी बूटियां हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलाडोना। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी? बेलाडोना जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ हुई थी। देखिए, नॉर्मन गिल जो हैं, इन्होंने वर्ष 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की थी। वर्ष जरूर याद रखें और किसने शुरू की थी ये जरूर याद रखें। नॉर्मन गिल ने वर्ष 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की। गिल ने एट्रोपा बेलाडोना एक बेलाडोना की प्रजाति है, तो एट्रोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में बोया और नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट भी लगाया था। देखिए, घिंगारू की बात करें तो घिंगारू जो है ये राज्य में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी है और जो हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। घिंगारू जो है ये हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। और देखिए, मरोड़ फली, भरोड़ हो गया ये। मरोड़ फली की बात करें तो मरोड़ फली ये सांप के विष को कम करने में सहायक जड़ी बूटी है। इम्पॉर्टेंट है, मरोड़ फली नामक जो जड़ी बूटी है ये सांप अगर काट देता है तो उसके विष को कम करने में सहायक होती है। और देखिए, झूला जड़ी बूटी जो है ये राज्य की ऐसी जड़ी बूटी है जो कि फ्रांस को निर्यात होती है, राज्य में पाई जाती है। और ये कहाँ निर्यात की जाती है? फ्रांस को निर्यात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? देखिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। देखिए, राज्य के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इनमें से कौन सी श्रेणी आती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
कौन सी श्रेणी हो जाएगी इसमें से जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक्सर श्रेणी। जैक्सर श्रेणी राज्य के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणी है जैक्सर श्रेणी। देखिए ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ। जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी बिंगरी तथा लिपुलेख दर्रे जो हैं ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दूधातोली व द्रोणगिरी जो हैं ये आपके मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और शिवालिक श्रेणी की बात करें, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है और इसका प्राचीन नाम क्या था? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत जो है ये शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों व वनों के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों और वनों के मध्य जो भूमि होती थी इसको कहा जाता था बिचलिया भूमि। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको बिचलिया भूमि कहा जाता था। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी हुई भूमि को तो कहा जाता था बुनिया भूमि, और पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों के समीप की जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? घरिया भूमि। और तलाव उस भूमि को कहा जाता था जहां पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती थी। तो ये चारों तरह की जो भूमियां हैं इनको ध्यान रखना है आपको। अगला देखिएगा, केंद्र सरकार ने पंचक्की को कब लघु उद्योग का दर्जा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया अप्रैल 2001 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज आज के जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया है। अब आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जल्दी से एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए ना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आज की इस वीडियो के? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग ज़रूर कमेंट कीजिए आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा देखिए आपको शाम 6:30 बजे जो लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको स्पेशल सीरीज़ दी जा रही है शाम 6:30 बजे, तो उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आपको GK GS क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह 10 बजे, और रात को 8 बजे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्विज़ का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इतना कुछ किया जा रहा है आपको, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर लीजिए। और सुबह 10 बजे के टाइम पे भी क्विज़ चलाई जाती है, जिन लोगों को सुबह टाइम होता है तो क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सुबह एंड शाम। अगला देखिए, किस परियोजना के लिए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के बीच राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ था? कौन सी ऐसी परियोजना थी जिसके लिए राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ था? तो ये कौन सी परियोजना थी? ये थी किसाऊ बांध परियोजना। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किसाऊ बांध परियोजना। इसको किशौ भी कहते हैं, किशौ बांध परियोजना, ये ध्यान रखिएगा। किशौ या किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में किस नदी पर है? टोंस नदी पर। देहरादून में ये टोंस नदी पर 600 मेगावाट की परियोजना है। किसौ या किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में टोंस नदी पर 600 मेगावाट की परियोजना है। इसके लंबाई की अगर हम बात करें किसाऊ बांध परियोजना की, तो इसकी लंबाई 680 मीटर है। इस परियोजना को वर्ष 2016 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर कीजिए, इस परियोजना को, किसाऊ बांध परियोजना को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। देखिए लखवाड़ बांध परियोजना की बात करें तो लखवाड़ बांध परियोजना ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर। देहरादून में यमुना नदी पर स्थित है लखवाड़ बांध परियोजना। इचारी बांध परियोजना जो है ये टोंस नदी पर देहरादून के डाक पत्थर में स्थित है। और आपका टिहरी बांध परियोजना जो है ये
किस नदी पर बना है? भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है आपका टिहरी बांध। और एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अब टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है? देखिए इनमें से पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध हैं लवराज सिंह, धर्मसत्तू। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर धर्मसत्तू, ये एक क्या है? पर्वतारोही हैं। लवराज सिंह धर्मसत्तू जो है ये एक क्या है? पर्वतारोही है और पिथौरागढ़ जनपद से ये संबंध रखते हैं। इनका जो स्थान है, निवास स्थान, ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के हैं ये। और इन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री सम्मान मिला और ये लगातार 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले राज्य के एकमात्र पर्वतारोही हैं। और वर्ष 2003 में इन्हें तेन सिंह नार्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए यमुना नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1384। देखिए यहाँ पे 85 हो गया, 1384 किलोमीटर है यमुना नदी की लंबाई। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है? महान हिमालय के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से ये निकलती है, जिसको कालिंदी नदी भी कहते हैं। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है। राज्य की बात करें तो राज्य में 136 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी। देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी जो है ये राज्य से बाहर हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है? देखिए विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा ये कौन सी यात्रा है? ये है आपकी नंदा राजजात यात्रा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नंदा राजजात यात्रा जो है ये 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, पैदल यात्रा होती है ये, जो कि 19 से लेकर 20 दिनों में पूरी होती है। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है, जो कि 12 वर्षों में एक बार होती है। 12 वर्षों में एक बार होती है ये यात्रा। यह यात्रा चमोली के कांसवा गांव से लेकर कहाँ तक जाती है? होम कुंड तक जाती है। इस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। नंदा राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुंभ मेला इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया वर्ष 2017 में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और चारों स्थानों में से केवल हरिद्वार और प्रयाग में ही अर्ध कुंभ लगता है। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है और इस मेले का प्रारंभ किस समय हुआ? हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का प्रारंभ हुआ। हरिद्वार में कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाखा मंडल में मिले खंडित लेख का संबंध किस वंश से है? देखिए लाखा मंडल में मिले खंडित लेख जो हैं इनका संबंध किस वंश से है? इनका संबंध है छगलेश वंश से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए लाखा मंडल से प्राप्त जो खंडित अभिलेख मिले हैं इनमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, 7 राजाओं के नाम इनमें मिलते हैं और इन अभिलेखों में पहला नाम किसका मिलता है? नरपति जयदास का पहला नाम मिलता है, नरपति जयदास का। और देखिए गोत्रीय वंश की बात करें तो गोत्रीय वंश
का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। और इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? शीलवर्मन। शीलवर्मन जो है ये गोत्री वंश का प्रतापी शासक था। यदुवंश की बात करें तो यदुवंश का संस्थापक कौन था? सेनवर्मन। सेनवर्मन जो है ये यदुवंश का संस्थापक था। और मौखरी वंश जो है इसका अंतिम राजा था ग्रहवर्मा। मौखरी वंश के बाद कौन सा वंश आया, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? देखिए, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया धर्मानंद जमलोकी ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेघदूत जो है ये महाकवि कालिदास की रचना है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य पर पंडित लीलाधर जोशी द्वारा कुमाऊनी भाषा पदों में अनुवाद किया गया। कुमाऊनी भाषा पदों में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? पंडित लीलाधर जोशी के द्वारा। और गढ़वाली में अनुवाद किया गया धर्मानंद जमलोकी के द्वारा। और जर्मन की बात करें तो जर्मन में अनुवाद किसके द्वारा किया गया मेघदूत का? मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर के द्वारा। तो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का। अगला क्वेश्चन है, दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देखिए, दिंगास अभिलेख जो है ये उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। दिंगास अभिलेख किस जनपद से मिला है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुआ। देखिए, दिंगास अभिलेख पिथौरागढ़ जनपद से कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख है। कुमाऊं भाषा में लिखा गया है ये अभिलेख। तो आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख जो पिथौरागढ़ जनपद से मिला है वह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा अभिलेख है? दिंगास अभिलेख। और इस अभिलेख की खोज किसने की? इस अभिलेख की खोज की महेश्वर जोशी ने। महेश्वर जोशी के द्वारा दिंगास अभिलेख की खोज की गई, जो कि कुमाऊं भाषा का प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, देवसारी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। देवसारी परियोजना ये आपके पिंडर नदी पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देवसारी परियोजना किस जनपद में? चमोली जनपद में पिंडर नदी पर स्थित है। और देखिए, देवसारी जल विद्युत परियोजना जो है ये 252 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की? 252 मेगावाट की ये परियोजना है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा देवसारी जल विद्युत परियोजना संचालित है। और देवसारी जल विद्युत परियोजना को रन ऑफ रिवर तकनीक प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तकनीक से देवसारी परियोजना को विकसित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रन ऑफ रिवर तकनीक प्रणाली से इसको विकसित किया जा रहा है। देखिए, पिंडर नदी की बात करें तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडर नदी निकलती है आपके पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी। और पिंडारी राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। और यह ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? यह ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में है, जो कि 30 किलोमीटर तक फैला है। 30 किलोमीटर तक फैला है ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ व तो ये आप ध्यान रखेंगे, 30 किलोमीटर के दायरे में ये फैला है पिंडारी ग्लेशियर जो है। सो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।